लास्ट क्लास में हमने पीएन संधि समीकरण का अध्ययन किया था। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड का धारिता प्रभाव। और पीएन संधि डायोड का धारिता प्रभाव पढ़ने से पहले हम एक समांतर प्लेट संधारित्र का कुछ बातें देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में दो मेटल प्लेट एक दूसरे के पैरेलल कुछ डिस्टेंस पे स्थित रहती है। मान लेते हैं कि दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है। और इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A। इस समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों पर चार्ज रहता है। एक प्लेट पर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है +Q, और उतना ही चार्ज बट नेगेटिव दूसरी प्लेट पे रहता है। साथ ही दोनों प्लेटों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहती है। वो हो सकता है कि उसमें वैक्यूम हो या कोई दूसरा पदार्थ भरा हो इन दोनों प्लेटों के बीच में, और उस मेटेरियल पदार्थ को कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। और मान लेते हैं कि उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एप्सिलॉन है। चूँकि इन दोनों प्लेटों पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, तो तय है कि दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं कि E है। इस स्थिति में इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो कैपेसिटेंस रहेगी, धारिता रहेगी, वो फॉर्मूला है C = εA/d। अब अपना पीएन संधि जो है वो पीएन संधि क्या इस कैपेसिटर के इक्विवेलेंट है, क्या इस कैपेसिटर के तुल्य मानी जा सकती है, उसी को अगर देखें तो हमने पीएन संधि जब पढ़ी थी तो उस पीएन संधि में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने परमाणुवीय स्तर पर जोड़ा था। ये जैसे एक अपने सेमीकंडक्टर लिया और इसके दो पार्ट हैं, एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इस तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं, और इस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जंक्शन के दोनों ओर कुछ डिस्टेंस पर डिफ्लेक्शन लेयर बनती है। ये डिफ्लेक्शन लेयर, इस डिफ्लेक्शन लेयर के दोनों तरफ या जंक्शन के दोनों तरफ एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रहता है जो कि कांस्टेंट है, और एक तरफ नेगेटिव चार्ज रहता है। ये चार्ज किसके हैं? इम्प्योरिटी आयन के। एन टाइप सेमीकंडक्टर की और डोनर आयन जो है उनका चार्ज है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर जो हमने एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज ली थी उनका चार्ज। अर्थात ये जो पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन अपने दोनों तरफ कुछ चार्ज रखती है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रखती है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज रखती है। और इनके अतिरिक्त पी भाग में कुछ फ्री चार्ज रहेगा। वो फ्री चार्ज कौन सा रहता है? होल रहते हैं। और एन भाग में भी फ्री चार्ज है। वो किसका चार्ज है? वो इलेक्ट्रॉन का है। अब अगर यहाँ पर ये मान लिया जाए कि ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है या जो पीएन संधि है उसको हम एक कैपेसिटर के तुल्य मान सकते हैं। कैसे? कि जैसे कैपेसिटर की दो प्लेटों पर एक पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक उसी प्रकार से इस पीएन संधि के भी एक और पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी ओर नेगेटिव चार्ज है। और दोनों प्लेटों के बीच में या तो वैक्यूम रहेगा या कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहता है कैपेसिटर में। तो यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है पीएन संधि के दोनों ओर, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है डिफ्लेक्शन लेयर है, वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह व्यवहार करती है। अतः इस पीएन संधि
और कैपेसिटर की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि इस पीएन संधि को हम एक कैपेसिटर के तुल्य माना जा सकता है। इसलिए जब इस पीएन संधि की हम धारिता निकालेंगे या इस जंक्शन की हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो कैपेसिटेंस कहलाती है पीएन संधि धारिता। अर्थात हम किसी पीएन संधि को एक कैपेसिटर के तुल्य मान सकते हैं और उसकी जो धारिता रहेगी वो धारिता कहलाती है पीएन संधि धारिता। अब यह संधि धारिता किस किस पर निर्भर करती है? वो डिपेंड करती है कि इस संधि धारिता पर इस संधि पर हमने बाहर से कितना वोल्टेज अप्लाई किया है। आरोपित वोल्टेज पर निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि इस पीएन संधि को हम सर्किट में दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक तरीका जो है वो तो कहलाता है अपना फॉरवर्ड बाइस, अग्र बाइस, फॉरवर्ड बाइस, और दूसरा तरीका जो है वो कहलाता है रिवर्स बाइस। और इन दोनों ही बाइस में संधि पर जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसकी वैल्यू अलग अलग रहती है। इसलिए इस संधि धारिता का जो मान है वो एक तो निर्भर करेगा कि आरोपित वोल्टेज कितनी है। दूसरा, इसके अतिरिक्त संधि धारिता इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो जंक्शन हमने लिया है, संधि है, उस संधि के निकट आवेश वितरण किस प्रकार है। अब आवेश वितरण कौन सा है? यहाँ पर फ्री चार्ज नहीं है, ये चार्ज है जो इम्प्योरिटी आयन हमने लिए हैं, इम्प्योरिटी जो कंसंट्रेशन है वो किस प्रकार से वितरित है। और ये जो आवेश वितरण है वो किस प्रकार का है और ये निर्भर किस पर करता है? वो निर्भर करता है कि हमने संधि प्रक्रिया पर निर्भर करता है कि हमने जंक्शन किस मेथड से बनाया है, किस प्रकार से बनाया है। अब उन्हीं में ही पहला जो पार्ट है संधि बनाने का वो है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, रैखिकतः प्रवणित संधि। और इस मेथड में क्या होता है कि ये जो संधि हमें प्राप्त हुई है कौन सी? लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। ये जंक्शन हमें विसरण विधि के द्वारा प्राप्त होती है। पीएन जंक्शन बनाने का, पीएन संधि बनाने के कई मेथड हैं और उनमें से जो एक मेथड है वो है विसरण विधि, डिफ्यूजन मेथड। और इस डिफ्यूजन मेथड के द्वारा जब पीएन जंक्शन बनता है तो वो जंक्शन कैसा होता है? वो होता है लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। अब इस जंक्शन की क्या विशेषता है कि इस जंक्शन के दोनों ओर, ये जैसे संधि है, इस संधि के दोनों ओर, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है वो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन रैखिक रूप से परिवर्तित होती है, लीनियरली। और लास्ट लिमिट पे जाकर के डिफ्लेक्शन लेयर की जो दोनों लिमिट है जंक्शन के दोनों ओर, वहाँ पर जाकर के इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। अर्थात इस प्रकार की विधि में जंक्शन के दोनों ओर अशुद्धि सांद्रता घनत्व को रैखिक परिवर्तनशील माना गया है, रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। यहाँ जैसे फिगर बनाया है, इस फिगर में ये जंक्शन है और इस जंक्शन के दोनों ओर यदि हम डिफ्लेक्सर लेयर की चौड़ाई जो है d मान लें तो इसकी एक तरफ चौड़ाई हो जाएगी 0 से लेकर के d/2 तक और दूसरी तरफ चौड़ाई हो जाएगी 0 से लेकर के -d/2 तक। और यहाँ पर जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन डेंसिटी है Nd - Na, Nd क्या है? डोनर आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है, और Na क्या है? वो है एक्सेप्टर आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज है।
इसलिए रिजल्टेंट चार्ज जो रहेगा वो रहेगा ND माइनस NA, किस साइड, एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। तो ये ND माइनस NA जो है अशुद्धि सांद्रता घनत्व है, वो रेखिक परिवर्तनशील है, और रेखिक परिवर्तनशील होने की वजह से ND माइनस NA इज इक्वल टू K अक्स। अक्स यहाँ पर वेरिएबल है कि डिस्टेंस के साथ में किस प्रकार से परिवर्तित होता है। जैसे रेखीय समीकरण लिखते हैं अपन y इज इक्वल टू mx, तो यहाँ पर ये जो y है वो y की जगह तो ND माइनस NA है, m जो है वो कांस्टेंट राशि है वो k है, और x यहाँ पर वेरिएबल इज इक्वल टू ये है क्या, ND माइनस NA, ये इम्प्योरिटी डेंसिटी है, उसको लिखा रो से। अब यहाँ पर जो k है वो k कहलाता है ग्रेडिंग कांस्टेंट, और इस ग्रेडिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहती है END प्लस NA अपॉन D, ये वाली वैल्यू। अब आगे हम इस प्रकार की जंक्शन की जब कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम पॉइसन इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, और पॉइसन इक्वेशन जो है वो है d2 अपॉन dx स्क्वायर Vx इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ जो Vx है वो पोटेंशियल है, विभव है। जब इस इक्वेशन का हम फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास इक्वेशन आएगी d2Vx अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस kx अपॉन एप्सिलॉन। इसका जब हम इज इक्वल टू था माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन की जगह लिखा हमने, रो की जगह लिखा ये kx, ये वाली। आगे इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास इक्वेशन आती है x इज इक्वल टू dvx अपॉन dx स्क्वायर kx स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस c1। समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 की वैल्यू निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन को काम में लेंगे, और बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x इज इक्वल टू d/2 पर जो लेयर की लिमिट है, सीमा है, उस पर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, विभव की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो जब ऊपर वाली इक्वेशन में इसमें x इज इक्वल टू d/2 और Vx को कांस्टेंट मान करके सोल्व करें तो अपने पास आता है समाकलन नियतांक c1 इज इक्वल टू kd स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन। ये c1 की वैल्यू जब हम वापस इस इक्वेशन में रखते हैं तो वैल्यू आती है अपने पास ये वाली, dvx अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस kx स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस kd स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन। इसका वापस इंटीग्रेशन करें तो इक्वेशन मिलेगी अपने को ये वाली, vx इज इक्वल टू माइनस kx क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन प्लस kd स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन x प्लस c2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें निकालनी है कि जो कैपेसिटर होता है समांतर प्लेट कैपेसिटर, उसकी दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इस प्लेट पर कितना पोटेंशियल है और इस प्लेट पर कितना पोटेंशियल है। चूँकि हमारा पीएन जंक्शन जो एक कैपेसिटर के तुल्य हैं, तो उस पीएन जंक्शन की डिफ्लेक्शन लेयर की इस लिमिट पर कितना पोटेंशियल है और इस लिमिट पर कितना पोटेंशियल है। जंक्शन हमने ये बनाया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो ली है अपने d/2। तो इस d/2 पोजीशन पर कितना पोटेंशियल है और इधर इस माइनस d/2 पोजीशन पर कितना पोटेंशियल वो निकाल लो, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं।
तो वो जो डिफरेंस आएगा वो दोनों लिमिट या सीमाओं के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आएगा। अब अगर वो वैल्यू निकालें तो इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू डी बाई टू रखें तो ये इक्वेशन आएगी, और x इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू रखें दूसरी साइड में p भाग की ओर जो लिमिट है, सीमा है डिफ्लेक्शन लेयर की, तो उस पर पोटेंशियल आएगा ये वाला। x इज इक्वल टू माइनस डी बाई टू रख दो, दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेंगे तो ये आएगी वैल्यू अपने पास, देखिए v डी बाई टू माइनस v माइनस डी बाई टू। अब ये जो डिफरेंस है ये मान लेते हैं हम कि हमने pn जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है, और फॉरवर्ड बायस में जब जोड़ते हैं तो जो अपना पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू हो जाती है VB माइनस V, कुछ कम हो जाती। ये पोटेंशियल बैरियर इसके तुल्य रहेगा, राइट साइड की जो वैल्यू है। इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो VB माइनस V की वैल्यू अपने पास आती है VB माइनस V इज इक्वल टू, लास्ट में सोल्व करने पर KD क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन। यहाँ से हम D का मान निकालें तो वो D का मान आएगा D इज इक्वल टू VB माइनस V 12 एप्सिलॉन अपॉन K पावर 1/3। तो दोनों प्लेटों के बीच में कितना डिस्टेंस है D की वैल्यू, वो वैल्यू अपने पास ये है। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस की वैल्यू, और कैपेसिटेंस का जो सामान्य फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल टू, वैसे तो Q बाई V रहता है, लेकिन जहाँ पर चार्ज परिवर्तनशील हो तो वहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू रहेगी C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल V। अब यहाँ पर Q है, वो Q है कि जंक्शन के एक और चार्ज की वैल्यू, और वो चार्ज की वैल्यू इस V के साथ किस प्रकार से बदल रही है। अब यहाँ पर V की जगह वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है, तो C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल, और ये वैल्यू आएगी VB माइनस V, जो अपनी रिजल्टेंट पोटेंशियल बैरियर है फॉरवर्ड बायस में जोड़ने पर। तो हमें एक तो वैल्यू निकालनी इस Q की कि संधि के एक और चार्ज कितना है, और वो चार्ज इस पोटेंशियल के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी C इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल VB माइनस V। तो पहले चार्ज Q निकालिए, और चार्ज Q निकालने का जो तरीका इसने लिया है इस बुक में वो है कि संधि के एक और, ये संधि जैसे अपन ने यहाँ बनाई, यहाँ संधि जो है कि इस संधि के एक और इस तरफ, इस संधि के इस तरफ या इस तरफ, दोनों में से कोई भी साइड ले लो, कि इस तरफ कितना चार्ज है, और वो चार्ज रहेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जा कर के लास्ट लिमिट पर डेंसिटी की वैल्यू जो है, किसकी, इम्प्योरिटी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती, और उसको लिखा है रो एम से। तो अगर संधि के एक और हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो इस चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए ये तो हाइट हो जाएगी रो एम, और ये हो जाएगी डिस्टेंस या बेस, ये एक त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज का बेस जो है वो तो d/2 रहेगा, हाइट इसकी रो एम रहेगी। तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया जाए तो वो एरिया जो है वो एक तरफ कितना चार्ज है उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू है Q इज इक्वल टू, एरिया जो होता है अपना 1/2 आधार d/2 और ऊंचाई रो एम जो है, रो की वैल्यू जो होती है अपनी
वो थी इज इक्वल टू के एक्स। रो एम अधिकतम डिस्टेंस पर है तो इज इक्वल टू के एक्स की जगह डी बाई टू एक और, तो रो एम की जगह के डी बाई टू रख दीजिए। डी बाई टू आधार है, इसको सोल्व करें तो इक्वेशन आती है कि Q इज इक्वल टू 1/8 के डी स्क्वायर। यहाँ पर D का मान रखिए जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है यहाँ से, तो अपने पास वैल्यू आती है Q इज इक्वल टू 1/8 के ब्रैकेट VB माइनस V 12 एप्सिलॉन अपॉन के, और पावर जो है वह है 2/3। अब जैसे कि अपने पहले भी डिस्कशन किया था कि कैपेसिटेंस की वैल्यू किस प्रकार से निकालनी है, और वो फॉर्मूला सामान्य फॉर्मूला तो C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी है, और लेकिन हमने यहाँ पर पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में जब जोड़ा है तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो बदल करके V की जगह हो जाएगा VB माइनस V। तो हमारे पास ये जो ऊपर इक्वेशन दी है जहाँ हमने Q का वैल्यू निकाली है कि संधि के एक और चार्ज की वैल्यू कितनी है, उस चार्ज को VB माइनस V के सापेक्ष अवकलित कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करें तो अपने पास वैल्यू आती है कि C इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में सोल्व करेंगे तो C इज इक्वल टू के बाई 12 ब्रैकेट 12 एप्सिलॉन अपॉन के पावर 2/3 VB माइनस V की पावर माइनस 1/3। और जब इसको हम D की फॉर्म में लिखते हैं कि डिफ्लेक्शन लेयर की जो डिस्टेंस है उसकी फॉर्म में लिखेंगे तो अपने पास लास्ट में इक्वेशन आती है कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई डी, कि जो अपनी कैपेसिटेंस है पीएन संधि धारिता की वो है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई डी। यहाँ से पता चलता है कि डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई जो है जितनी अधिक होगी D की वैल्यू, उतनी ही पीएन संधि धारिता की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड कर रही है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन, कि जो हमारे डिफ्लेक्शन लेयर है उस डिफ्लेक्शन लेयर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसके प्रोपोर्शनल रहती है। तो जितना अधिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी, पीएन संधि की कैपेसिटेंस भी उतनी ही अधिक रहेगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो ये तो अपना मेथड हुआ लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन का, जिसको हमने डिफ्यूजन मेथड के द्वारा बनाया। नेक्स्ट जो इसका मेथड है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।